हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल आयुष शर्मा केमिस्ट्री मेंटर पर स्वागत है। आप सभी के सामने आज हम लेकर के आए हैं 22 जनवरी शिफ्ट 2 का पेपर को। आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे 20 से 25 मिनट में। अंत तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपको एक वैरायटी ऑफ रेंज ऑफ सवाल के बारे में पता चल सके, कैसे सवाल इस शिफ्ट में पूछे गए हैं और अपने प्रिपरेशन को आप थोड़ा सा एज प्रोवाइड कर सके। तो आइए बिना देर किए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल आपके सामने में दिख रहा है कि पहला सवाल है एटॉमिक स्ट्रक्चर से, और यहां पर आपको क्या बोल रहा है कि द फर्स्ट बाल्मर लाइन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज x जूल। कहने का मतलब क्या है कि n बराबर आपका क्या हो जाएगा, बाल्मर लाइन बोल रहा है तो 2 पे ही गिर रहा होगा, और जब फर्स्ट लाइन की बात कर रहा है तो जरूर 3 से कहां पर गिर रहा होगा, 2 पे। यही आपका क्या कहलाता है, फर्स्ट लाइन। नेक्स्ट बात क्या करता है, इस ट्रांजिशन के दौरान जो एनर्जी है वो कितनी है, x जूल। मतलब डेल्टा ई बराबर क्या आ जाएगा, x जूल। फिर क्या बोलता है, द एनर्जी ऑफ द सेकेंड बाल्मर सीरीज। सेकेंड बाल्मर सीरीज का आपको निकालना है, कहां से कहां तक, n बराबर 3 से n बराबर 4 से n बराबर 2 पे। ये आपका सेकेंड बाल्मर लाइन हो गया। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। आपको सिंपली क्या करना है, यहां डेल्टा ई निकालना है, तो डेल्टा ई बराबर क्या लिख दोगे, 13.6 इंटू z स्क्वायर हाइड्रोजन है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1/n का स्क्वायर। तो 1/n का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। अच्छा, ये ईवी में आएगा तो आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल से मल्टीप्लाई कर सकते हो। नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि बाद में जब रेशियो निकालोगे तो ये कटना ही है। सिमिलरली यह आ गया डेल्टा 1, मतलब फर्स्ट लाइन वाला। सेकेंड लाइन का एनर्जी क्या निकलेगा, 13.6 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्लियर है क्या? अब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, मैं इन सारा चीजों को कांस्टेंट मान लो ये दोनों सेम ही है, तो आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा E1, चलो रेशियो निकाल लेते हैं फटाक देने से, अपॉन E2 क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 - 4 हो गया 5, 9 4 जा 36 अपॉन 36 डिवाइडेड बाई इसका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 1 3 अपॉन 16। ठीक है, तो इसको और इसको हम लोग काट सकते हैं, ये हो जाएगा 9, ये हो गया 4, ऊपर आ गया 20 अपॉन 9 3 जा 27। अब इसकी वैल्यू तुम्हें पता है ये x है, तो डेल्टा E2 आपका क्या निकल करके आ जाएगा, x इंटू 27 अपॉन 20। ठीक है, अपॉन 20 सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा, 1.35 इंटू x। अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, उतना भी नहीं है यार, आसानी है ये। 100 ग्राम ऑफ 98% बाई वेट H2SO4 इज मिक्स विद, देखो कंसंट्रेशन टर्म जो मिक्स सोल्यूशन का क्वेश्चन है उससे आया। अब आपके पास एक सोल्यूशन तो है जिसमें 98 ग्राम आपका क्या है, H2SO4 है बेटा, क्योंकि 98% बाई वेट की बात कर रहा है, तो यहाँ 2 ग्राम आपका क्या हो जाएगा, H2O। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत की बात है क्या? दूसरा सोल्यूशन जो है आपके पास बेटा, दूसरा सोल्यूशन में बोल रहा है 49% बाई वेट है, मतलब 49 ग्राम आपका H2SO4 हो गया, और वाटर आपका कितना हो जाएगा, 51 ग्राम वाटर हो जाएगा। क्लियर? आपको क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द H2SO4 इन द फाइनल सॉल्यूशन। जब आप दोनों को मिला दोगे, तो टोटल वेट ऑफ H2SO4 आपका क्या निकल करके आ जाएगा, 98 + 49, यह आपका आ जाएगा 147 ग्राम, और वेट ऑफ वाटर क्या निकल करके आ जाएगा, 51 + 2 53 ग्राम। आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है बेटा, ये फाइनल सॉल्यूशन में आपका वेट आ गया क्योंकि आप दोनों को मिक्स कर दिए। यहां से मोल्स ऑफ H2SO4 क्या निकाल लोगे, 147 अपॉन 98, इसकी वैल्यू लगभग 1.5 मोल के आसपास आएगी, क्योंकि आप देख लो। अब यहां मोल्स ऑफ H2O बेटा क्या निकल करके आ जाएगा, 53 अपॉन 18, अप्रोक्सीमेटली 3 के आसपास आ रही है, 54, 18 3 जा 54, मतलब 22.9 के आसपास आएगी। तो मैं इसको 3 मान लेता हूं, सॉल्व करने में आसानी होगा। आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है H2SO4 का, तो क्या हो जाएगा, मोल ऊपर में क्या लिखोगे, मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय 1.5 + 3, ये हो जाएगा 1.5 अपॉन 4.5, ये आ जाएगा 1/3, आंसर होगा 0.33। आ गया क्या बात समझ में?
नेक्स्ट सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बफर सॉल्यूशन विल बी। देखो अभी तक आयनिक इक्विलिब्रियम से उतने सवाल नहीं आ रहे थे, यहाँ पर एक सवाल पूछ दिया। ये बफर सॉल्यूशन है जिसका आपको पीएच दे दिया है, पीएच दे दिया है बेटा। ये पीएच को देख के ही पता चल रहा है कि बफर कैसा होने वाला है, बेसिक बफर होने वाला है। तो बेसिक बफर का फॉर्मूला क्या, पीओएच बराबर पीकेबी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस का कंसंट्रेशन। बोलो यस और नो, या तो कंसंट्रेशन लिख लो या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो मोल्स ऑफ सॉल्ट अपॉन मोल्स ऑफ बेस। बोलो ऐसा क्यों, क्योंकि वॉल्यूम वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अब यहां पर देखो पीएच दिया हुआ है, तो पीओएच आपका क्या निकल करके आएगा, 14 माइनस 9.25। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे पीओएच आ जाएगा 4.75। पीकेबी कितना दिया हुआ है, 4.75। अब आपको भी पता है अगर इन दोनों का वैल्यू को सेम करना है तो ऑब्वियसली इस वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा, जीरो। इस वैल्यू को जीरो करना पड़ेगा। और अगर आपको जीरो करना है तो मोल्स ऑफ सॉल्ट और मोल्स ऑफ बेस जो होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए। अब आपको सारा वैल्यू दे रखा है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले एक रिएक्शन लिखना पड़ेगा, NH4OH प्लस HCl विल फॉर्म NH4Cl प्लस H2O। क्लियर है क्या फंडा। अच्छा, यहां पर आपको कितना मोल्स निकल करके आ रहा है, 0.1 मोल HCl है और यहां आ जाएगा 0.8 मोल, 0.2 है, 0.4 है, तो हो जाएगा 0.08 मोल। ठीक, ये ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि मेरा जो वीक बेस है वो एक्सेस में होना चाहिए तभी बफर का फॉर्मेशन होगा ना बेटा। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, हटा दो इसको। दूसरा वाला केस में आओ, ये आ गया 0.4 और ये आ गया 0.1। ठीक, अब यहां पर कहानी बन सकती है, कौन LR होगा कौन ER होगा। तो देख के ही पता चल रहा है ये मेरा क्या हो जाएगा LR। और अगर ये मेरा LR हो गया बेटा तो तुम ध्यान से देखो, इसके मोल्स कितने बनेंगे 0.1 और इसके मोल कितने खर्च होंगे 0.1, तो बचेगा कितना, रिमेनिंग 0.3। अब ये क्या दोनों सेम है क्या, नहीं, मतलब ये ऑप्शन भी आपका गलत है। सिमिलरली आप ऐसे ही चेक करो, 0.5 इंटू 0.5 ये हो जाएगा 0.25 और ये हो जाएगा 0.2 इंटू 0.5, तो ये आपका कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 0.2। ठीक है, ये मेरा LR है। अब यहां पर ये मेरा LR है, तो ये मेरा अगर LR है कौन HCl, तो 0.2 से इसका 0.2 खत्म होगा और ये बनाएगा कितना 0.2, तो रिमेनिंग कितना बचा NH4OH। 0.25 से माइनस करोगे तो 0.05 बचेगा और यहाँ 0.2। अगेन ये दोनों सेम नहीं है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर देख के ही पता चल रहा है ये तीनों जगह अगर सेम नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आपका सेम आने के चांसेस हैं। देखो कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 0.25। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 0.05। ठीक है, अब तुम यहां पर देखो अगर इसका 0.05 5 2 जा 10, अच्छा यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ी, 5 2 जा 10 होगा, 0.1 हो जाएगा, ये 0.1 हो जाएगा, ये भी 0.1 बनेगा, इसका 0.1 खर्चा होगा तो ये बचेगा कितना 0.15। ठीक है, सेम नहीं है फिर भी। अब ये हो गया 1, तो 0.1 से 0.01 बनेगा और यहां भी आपका क्या आ रहा है 2 इंटू 5, तो ये भी आपका कितना हो गया 5 2 10, ये हो गया 0.1, ये हो गया 0.05। ठीक है, अब देखो 0.05 से 0.05 खर्च होगा और 0.05 NH4Cl बनेगा। क्लियर है क्या, मतलब रिमेनिंग कितना हो जाएगा, बचेगा बेटा 0.1 माइनस 0.05, बच कितना रहा 0.05। अच्छा, बेस के मोल्स कितने 0.05, सॉल्ट का मोल्स कितना, सेम, आंसर हो जाएगा सही। देखो है आसान लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेंदी साइड है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड सवाल तो एनटीए का फेवरेट है। द फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल हैविंग द एनर्जी लेस देन द एक्टिवेशन एनर्जी e टू द पावर माइनस E/RT, ये आपका स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। रिएक्शन विथ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी इज फास्टर, ये आपका स्टेटमेंट सही है कि आपका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा तो आपका जो रिएक्शन है वो उसका रेट आपका बढ़ जाएगा। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस द रिएक्शन रेट गेट्स डबल, यस ये स्टेटमेंट भी सही है, एनसीईआरटी के ये लाइन से डायरेक्ट सवाल है आपके।
बोलता है द ग्राफ ऑफ log k वर्सेस 1/t इज अ स्ट्रेट लाइन विथ अ स्लोप ऑफ -a//rt। नहीं बेटा, ये थोड़ा सा आपका गड़बड़ है। आपका इक्वेशन क्या बनेगा, आप लॉन लगाते हो तो ये हो जाएगा log k बराबर log a माइनस -ea/2.303 r इंटू 1/t। तो यहाँ 2.303 आपका मिसिंग है, मतलब ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो बी और सी आपका सही है, तो ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा बेटा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, कौन सा सही है। बोलता ये भी आपका एकदम सिंपल सा सवाल है, आपका स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है। हाइड्रेटेड सॉल्ट कैन बी अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, आपका हाइड्रेटेड सॉल्ट को प्राइमरी स्टैंडर्ड के तौर पे लिया जा सकता है, यस सही है। ये प्राइमरी स्टैंडर्ड कहने का मतलब क्या, टाइट्रेशन से रिलेटेड यहां पर बातें हो रही है। दूसरा, प्राइमरी स्टैंडर्ड शुड नॉट रिएक्ट विद एयर, प्राइमरी स्टैंडर्ड को एयर के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए। अगर वो करेगा बेटा तो जो आप एनालिट आप ले रहे हो वहां पर आपका उसके साथ जो अमाउंट का फॉर्मेशन है आपका डेटा गड़बड़ा जाएगा। तो यहां पर ये भी स्टेटमेंट सही है। प्राइमरी स्टैंडर्ड शुड रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली विथ एंड स्टोइकियोमेट्रिकली, ये कोई जरूरी नहीं है कि एकदम स्टोइकियोमेट्रिकली ही वो रिएक्ट करना चाहिए, उतना ही अमाउंट में आपको लेना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। नेक्स्ट बोलता है प्राइमरी स्टैंडर्ड शुड नॉट बी वाटर सॉल्युबल, प्राइमरी स्टैंडर्ड वाटर सॉल्युबल नहीं होगा भैया, आप सॉल्यूशन तो बनाएंगे ना एक्वस, ये भी आपका गलत है। प्राइमरी स्टैंडर्ड शुड नॉट बी लोअर मासेस, हाँ ये स्टेटमेंट आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सही है। प्राइमरी स्टैंडर्ड का जो मासेस होना चाहिए उतना लोअर नहीं होना चाहिए, ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट देखते हैं, बोलता है 36, अब देखो ये फिर अगेन मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। आपका बोला 36 ग्राम ऑफ ए रिएक्ट विथ, अब आप फटाफट कैसे बनाएंगे एग्जाम में, चलो अब मैं फटाफट बनाता हूं, बार बार कैलकुलेट पूरा नहीं करूंगा, ठीक है। 36 ग्राम दे दिया है, इसका मॉलिक्यूलर वेट दे दिया 60, तो मोल्स ऑफ ए क्या निकल करके आ जाएगा बेटा 6/10, 0.6 मोल। बी का मोल्स क्या निकल करके आ जाएगा बेटा 56/80, ये हो जाएगा 7/10 और ये हो जाएगा 0.7 मोल। अच्छा इन दोनों में एल आर मेरा कौन है, ऑब्वियसली एल आर मेरा बी है, और अगर ये एल आर है तो ये मेरा क्या होगा, ई आर होगा। पहला बात क्लियर है। तो ई आर तो आपका अब एक कंसेप्ट, ये ऑप्शन नंबर 2 तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया। बोला मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AB2 का 140 है, मॉलिक्यूलर वेट बेटा, टोटल वेट फॉर्म्ड के बारे में नहीं बात कर रहा है। तो AB2 का कितना हो जाएगा 80 + 80 + 60, तो ये 160 और 60 220, मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। अब बोलता है 15 ग्राम ऑफ ए रिमेन्स अनरिएक्टेड, इसको भी रहने दो, इसको चेक कर लेते हैं। वेट ऑफ AB2 132 ग्राम बन रहा है, आओ देखें। इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बना, तो इसके 1 मोल से इसका कितना बनेगा 1/2, तो इसके 0.7 मोल से कितना बनेगा 1/2 × 0.7। अब इसका ये मोल आ गया, वेट निकालना है तो 220 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको नीचे उठा के ले आओ, ये और ये कट गया, ये हो गया 11। आंसर कितना आ रहा है, लगभग 77 ग्राम के आसपास आ रहा है, जबकि ये कितना बोला 132, मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत। अगर 3 गलत है तो ऑब्वियसली ये सही होगा, ठीक। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी आपसे पूछ रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी का सबसे ज्यादा किसका होगा, फ्लोरीन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन। ये बहुत बार कर चुके, ये पिछले शिफ्ट में भी इसी प्रकार का एक सवाल पूछा गया था। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा था, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यस ये स्टेटमेंट भी सही है। आपको याद रखना चाहिए ओल्ड स्टाइल से टीपो, इसमें ऑक्सीजन सबसे नीचे आ जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर ये ध्यान नहीं है तो फिर कहानी आपकी बदल सकती है। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, मतलब स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर द मिक्स्ड ऑक्साइड, इसमें मिक्स्ड ऑक्साइड के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो ऑब्वियसली Cr2O3 तो आपका मिक्स्ड ऑक्साइड नहीं है, सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन यहां पर ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। मिक्स्ड ऑक्साइड आपको कैसे पता चलेगा, आप सिंपली निकाल लेना, अगर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में आ रहा है तो वही आपका मिक्स्ड ऑक्साइड होगा। देख लो -8/3 आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ गया। यहाँ भी आपका +8/3 आ जाएगा, यहाँ भी +8/3 आ जाएगा, यहाँ इसका +3 आ रहा है, यहाँ इसका +3 आ रहा है, यहाँ इसका +4 आ रहा है, यहाँ आपका क्या जा रहा है +8/3, मतलब जो जो आपका फ्रैक्शन में आ रहा है वही आपका मिक्स्ड ऑक्साइड है। आंसर हो जाएगा 1 2 3, ये 3 आपका मिक्स्ड ऑक्साइड है, ऐसे सोचेंगे। बोलता है करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, बोलता है ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है ऑब्वियसली, ठीक। बोलता है इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो ऑब्वियसली अगर पैरामैग्नेटिक दिया ना, सबसे पहले आप उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर लो, और ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन है, तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट सही बैठ जाता है तो हम उसी को टिक करके आगे निकल लेंगे, ऐसे सोचते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये
-2 होगा तो ऑब्वियसली यहाँ Na कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, +2। अगर Na +2 में मतलब 3d8 है और ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, इसका ये साफ क्लियर मतलब निकलता है कि यहाँ पर पेयरिंग नहीं हो रहा होगा, मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने रह जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 अनपेड हो गए। 2 अनपेड है तो मैंने ट्रिक बताया था पैरामैग्नेटिक में, जितने अनपेड उतना उसके बाद पॉइंट लगा देना मैग्नेटिक मोमेंट का, तो 2 पॉइंट समथिंग ही कुछ इसका आंसर होगा। तो ऑब्वियसली ये आंसर आपका सही है, ऑप्शन थर्ड को आप मार सकते हैं। इट इज व्हाइट नहीं होगा बेटा, क्योंकि अनपेड है, कलरफुल होगा। इट हैज 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा, कारण क्या, ये टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल जीआई शो नहीं करता है। जब इतने स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गए तो ऑब्वियसली आपको CFSC निकाल के यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। X is the most electronegative element and Y is the least electronegative element among this, N, P, A, S, S, B। most तो ये हो गया और least ये हो गया। अब बोला कि इनके ऑक्साइड्स, अगर मैं यहाँ पर बात करूं आपसे N2O3 और यहाँ पर बात करूं तो Sb2O3, एकदम क्लियर है भैया, ये एसिडिक है और ये एम्फोटेरिक वाला ट्रिक हमने अपने चैनल पे भी बात किया, शॉर्ट्स के फॉर्म में भी मौजूद है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक। भैया टिक करो, मारो, आगे बढ़ो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब इसमें पूछा मॉलिक्यूल विद द लीस्ट डाइपोल मोमेंट अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज हैज एक्स नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम। बड़ा इंटरेस्टिंग है, डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा लोन पेयर का। पहले बताओ इसमें लीस्ट डाइपोल मोमेंट क्या, मतलब एक से अधिक कंसेप्ट को यहाँ पर मिक्स कर रहे हैं एनटीए भैया, थोड़ा सा एडवांस स्टाइल में घुसने का प्रयास है यहाँ पर। तो लीस्ट कौन सा होगा, ऑब्वियसली जहां पर 2 अपोजिट साइड में आपके मोमेंट्स जा रहे होंगे, तो इसके कारण ऊपर हो जाएगा, इन तीनों के कारण नीचे। अब CsCl3 के केस में क्या हो जाएगा, इन तीनों के कारण नीचे, इसके कारण भी नीचे, ओवरऑल नीचे। H2S, इन दोनों कारण ऊपर, इन दोनों के कारण भी ऊपर, तो ओवरऑल भी ऊपर। H2O, इन दोनों के कारण ऊपर, इन दोनों के कारण ऊपर, तो इसके कारण भी ऊपर। NH3, इन तीनों के कारण ऊपर, इसके कारण भी ऊपर, ओवरऑल ऊपर। मतलब हर जगह ऐड हो रहा है, खाली एक ही जगह सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ लिस्ट तो यही निकल कर क्या रहा है। अब इसमें कितने लोन पेयर है, एक, तो ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? ऐसे सवाल को सॉल्व करेंगे एग्जाम में। बोलता फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द क्रोमियम इज लोअर देन दैट ऑफ Mn। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर 4s2 3d5 होता है Mn का, ठीक है। तो आप यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, क्रोमियम का कहां से निकाल रहे हो, 3d5 4s1 यहां से निकाल रहे हो, तो क्रोमियम का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है इससे। ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, करेक्ट। बोलता सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम, बोलता दोनों के दोनों, मतलब सेकंड का अगर मैं बात करूं तो सेकंड में क्या आ जाएगा, ये 3d5 आ जाएगा, और थर्ड का अगर मैं बात करूं तो 3d4 हो जाएगा। ये क्रोमियम के बारे में बता रहा हूं, ये सेकंड है, ये थर्ड है। सिमिलरली अगर मैं Mn का बात करूं तो सेकंड आपका क्या आ जाएगा, 4s1, और थर्ड क्या आ जाएगा, 3d5। अब तुम ही बताओ इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन कहां निकालने में दिक्कत आएगी, ऑब्वियसली यहां पर आएगी, तो मतलब क्रोमियम का ज्यादा हो जाएगा। तो क्रोमियम का सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी तो ज्यादा है, लेकिन थर्ड वाले के केस में Mn का ज्यादा हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, BCl3 एंड AlCl3 आर कोवेलेंट कंपाउंड, इसमें कोई दाग नहीं है। ऑब्वियसली ये ब्रिज बॉन्ड बनाता है और ये आपका बैक बॉन्डिंग के द्वारा स्टेबल है। बोलता है BCl3 ऑन रिएक्शन, जब आप BCl3 को आप रिएक्शन कराते हो वाटर के साथ तो क्या बना देगा, H3BO3 प्लस HCl। अगर एक्सेस मात्रा में दे भी दोगे तो BOH4 माइनस हो सकता है, लेकिन ये OH4 माइनस तब बनाता है जब आपका स्ट्रॉन्ग बेस वहां पर मौजूद होती है। देखो यहाँ से P ब्लॉक के सवाल आ रहे हैं और ये सब NCERT के ही स्टेटमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट। अगेन ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, IUPSC से, जेई मेन IUPSC से जनरली सवाल नहीं पूछा, लेकिन इस शिफ्ट में 2 सवाल पूछा। एक ये है और एक लंबा सारा रिएक्शन था जिसके प्रोडक्ट का आपसे IUPSC नोमेनक्लेचर पूछा था। तो आप IUPSC नोमेनक्लेचर को भी नहीं छोड़ सकते हो बेटा। अब करेक्ट नेम ऑफ IUPSC, तो ये जगह 1 2 3 सबसे पहले लॉन्ग चेन चुन लेना, ठीक है। अब यहां पर तुमको दिख रहा है ये कैसा है, ये आपका ईस्टर है। अब ईस्टर का एक तरीका होता है भाई, आपको ऑक्सीजन से जुड़ा वाला जो ग्रुप होता है उसको एल्काइल देना पड़ता है, और कार्बन इस वाले से जो जुड़ा हुआ ग्रुप होता है उसको हमको OH के फॉर्म में गुजारना है। तो पहला चीज देख लो, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन कितना है, 7। तो ये 2 वाले को तो हटा दो, खत्म करो। अब बचा ये दोनों, तो हम बैठ के पूरा नोमेनक्लेचर नहीं करने वाले। देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले एल्काइल ग्रुप ही आएगा। यहाँ पर 2 ब्रोमो लिख दिया है, तो ये आपका गलत हो गया। ऑप्शन 2 आपका क्या हो गया, सही हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये देखो मैच द कॉलम में अगेन बायोमोलिक्यूल्स है, फिर से एक सवाल आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है।
तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आपने ग्लूकोज के रिएक्शंस देखे तो ये सारे एनसीईआरटी के रिएक्शन आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपका पहला हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ग्लूकोज ऑक्साइम का फॉर्मेशन करता है, जब Br2 के साथ रिएक्ट करेगा तब आपका ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। मतलब P का हो गया 4 और Q का हो गया 1, मतलब ऑप्शन 1 इज जो करेक्ट, बाकी ऐसा कोई दो ऑप्शन नहीं मिल रहा। एग्जाम हॉल में सॉल्व करने का टेक्निक भी यही होना चाहिए आपका बेटा, है ना, इन्हें बैठ के एक एक रिएक्शन हम बैठ के लिख रहे हैं, ठीक है, उतना फुर्सत आपके पास नहीं होगा। नेक्स्ट, एन एल्कीन ऑन रिडक्टिव ओजोनेलिसिस गिव्स मिथेनॉल। आपको ही पता, अगर आप ओजोनेलिसिस कराते हैं डबल बॉन्ड टूटेगा, दोनों साइड में डबल बॉन्ड O लगेगा, आप यहां तोड़ोगे तो आपका क्या मिल जाएगा, ठीक है, ये O, ये हो गया मिथेनॉल, एक ये मिलेगा। बाकी सब जगह देखो कहीं पर कुछ वैसा नजर नहीं आ रहा है कि आपको मिथेनॉल मिल जाए। ऑप्शन बी आपका क्या है करेक्ट। नेक्स्ट, अब देखो ये वाला सवाल, इस वाले सवाल में फिर अगेन जिल्दाल मेथड, भैया इस बार लगता है प्यूरिफिकेशन का वो ठेका ले लिया एनटीए कि डायरेक्ट सवाल इस पे पूछ ही रहा है लगातार। जिल्दाल मेथड सबसे पहले नाइट्रोजन डिटेक्शन के लिए होता है। क्या बोला, व्हेन 1 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड इज सब्जेक्टेड टू, मतलब और उस कंपाउंड का आपको वेट दे दिया, कितना दे दिया है, 1 ग्राम दे दिया। फिर बोलता है एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन करना है, 15 ml ऑफ 1 M2SO4 इज न्यूट्रलाइज्ड बाय अमोनिया इवॉल्व। अमोनिया कहां से निकलेगा, सारा का सारा अमोनिया तभी निकलेगा जब उस कंपाउंड से नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होगा। मतलब जितना नाइट्रोजन कंपाउंड में था वो सब का सब किस में चला गया, अमोनिया में। तो अगर हम अमोनिया का अमाउंट निकाल ले, मोल्स निकाल ले, तो वहां से नाइट्रोजन का मोल्स निकाल सकते हैं, और नाइट्रोजन के मोल्स से नाइट्रोजन का वेट निकाल लेंगे। नाइट्रोजन का वेट पता चल गया, परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। तो अब यहां पर देखो, अगर मैं बात करूं H2SO4 का, आपको क्या दे दिया, कंसंट्रेशन दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, और तो इक्विवेलेंट्स अगर निकालना तो 1 × 15 × 2 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि H2SO4 का एन फैक्टर कितना होता है, 2। सिमिलरली ये आपका मोल्स हो गया इनटू एन फैक्टर, तो मोल्स ऑफ अमोनिया, अब अमोनिया का एन फैक्टर कितना होता है, 1। क्लियर है। अब तुमको इसको सॉल्व करना, तो ये आपका क्या आ गया, 30 मिलीमोल्स आ गया। अब लोग इसे 30 मिलीमोल्स क्यों लिख रहे हो भैया, एक बात समझो ना, आपका वॉल्यूम ml में है, तो ऑब्वियसली आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, मिलीमोल में आएगा। अब इसका अगर हमको वेट निकालना है, वेट ऑफ NH3, तो क्या करना पड़ेगा, 14 + 3 17, तो जगह 30 × 10⁻³ × 17 ग्राम, यहां से वेट ऑफ NH3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। या हमको वेट ऑफ NH3 क्यों निकालना, हमको तो वेट ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, तो मोल्स ऑफ NH3 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, तो वेट ऑफ नाइट्रोजन क्या आएगा, हमको 14 × 30 × 10⁻³ 10⁻³ क्यों किए, क्योंकि आपको इसको सबसे पहले किस में बदलना पड़ेगा बेटा, मोल्स में। ये नहीं 30 से ही मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ छोटी छोटी गलतियां एग्जाम में करते हैं बच्चे, इसको ध्यान रखना है। तो आपका 30 × 10⁻³ × 14, ये m नहीं है ग्राम, तो 14 3 = 42, और ये हो जाएगा 420, मतलब 0.420। दिस इज द वेट ऑफ नाइट्रोजन। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं। अब वेट ऑफ नाइट्रोजन आ गया, आपको परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन चाहिए, तो वेट ऑफ नाइट्रोजन 0.420 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 1 × 100। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, 42% नाइट्रोजन। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इज इट क्लियर। तो देख रहे हो सवाल कैसे आए हैं। नेक्स्ट देखो, फाइंड द मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द बेंजोइलेशन। ठीक है, बेंजोइलेशन में क्या होगा, ऑफ एनिलीन, तो यह है आपका एनिलीन, आपको बेंजोइलेशन करना है, आपको ही पता है यहां पर क्या होने वाला है, ये एक H इसको उठा करके ले जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट का क्या फॉर्मेशन करेगा, ये NH2 है, 3 नहीं, ठीक है, एनिलीन में 2 होता है। अब सिंपल है, आपको इसका वेट दे दिया 5.8, आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो 97, मोल्स क्या आ जाएगा 5.8 अपॉन 97। क्लियर। अब तुम हमको बताओ, इसके एक मोल से इसका एक मोल बन रहा है, तो इसके इतना मोल से कितना बनना चाहिए, बनना तो इतना चाहिए, लेकिन इसमें यील्ड परसेंटेज भी घुसा दिया भैया, 82% ही बन रहा है, मतलब दिस विल बी द मोल्स ऑफ दिस प्रोडक्ट। क्लियर। अब यहां से अगर हमको वेट निकालना है, तो 5.8 अपॉन 97 इंटू 82 अपॉन 100 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो मॉलिक्यूलर वेट आप इसका निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। आपसे मास ही पूछा है, तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देना, यहां पर मास फाइंड आउट हो जाएगा।
ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये सारा डिस्कशन खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आएगा किस प्रकार के सवाल जेई मेन शिफ्ट 2 22 जैन के पेपर में आया है। ऐसे ही सवाल हम और लेकर के आएंगे आपके जो भी शिफ्ट्स में आ रहे हैं। आज का शिफ्ट भी हो रहा है, तो अंत तक में आपको इसका सारा क्वेश्चंस मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें कर सकते हैं सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना आपके लिए फ्रूटफुल था कि नहीं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जबरदस्त रहे।